अच्छा डॉक्टर जमील साहब, आप जो ट्रंप की स्पीच से आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं? उनके काफ़ी नुकात तो जो थे बड़े कंट्रोवर्शियल हैं। यूएन जनरल असम्बली से खिताब में लंदन के मेयर को डिस्कस करना, मतलब, और वो भी यूएस प्रेसिडेंट कर रहा हो तो अक्ल व फहम से बाला चीज़ है, लेकिन वो बहरहाल कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी को वो समझते हैं कि वो कौन थे सारे जिन्होंने ग्रीन एनर्जी को दुनिया को बेचा। वो काफ़ी ऐसे उनकी ऑब्जर्वेशन हैं जो जिनके ऊपर बाकायदा तनकीद की जानी चाहिए, लेकिन आपका तजिया इसके ऊपर? या बेसिकली तो देखें टेक अवे इसमें क्या है। आपने बाकी चीदा चीदा पॉइंट्स तो बता दिए, मैं भी बड़े क्लोजली हम सारे ही मॉनिटर कर रहे थे क्योंकि एक बहुत बड़ी कलीदी किस्म की एक स्पीच थी। तो इसमें टेक अवे ये मालूम होता है कि 29 तारीख को जब नेतन्याहू व्हाइट हाउस में मिलेंगे ट्रंप से, उस वक्त तक जो उनका मकसद है वो हासिल कर लेंगे। मतलब वो नीस्त नाबूद जो उन्होंने करना था आखिरी मरहले में है, गाजा को नीस्त नाबूद करने में और हमास को एलिमिनेट करने में। बस लगता यही है कि हमारी नजरों के सामने उन चीखों और पुकारों और उन आहों और सिसकियों, बच्चों के, बूढ़ों के और औरतों के, वो दुनिया पूरी देखती रही। और आज तो यहाँ तक भी कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि जो ममालिक जो इसको इसराइल को रिकग्नाइज कर रहे हैं, पहले तो कल उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ नुमाइश से ज्यादा कुछ नहीं इसकी अहमियत, और आज उन्होंने कह दिया जो इसको रिकग्नाइज कर रहे हैं वो दर हकीकत हमास को दवाम बख्श रहे हैं। और फिर उन्होंने वार्निंग भी दे दी कि 38 के 38 आप डेड बॉडीज भी रिलीज करें और तमाम आप हॉस्टेजेस को छोड़ दें अनकंडीशनली। हालांकि ये अमेरिका ही था जिसने कि 3 फेज की सीज फायर को अप्रूव किया, जो कि 2 हफ्ते तक चला और उसके बाद फिर इजराइल ने उसको मिट्टी में मिला दिया। तो ये एक तो टेक अवे ये है कि गाजा गया, और वो जो रेवेरिया ऑफ मिडल ईस्ट का सिलसिला है वो या तो वो हो जाएगा, या आज 2:30 बजे जो वाशिंगटन टाइम के मुताबिक जब मिलेंगे सरबराहान अरब के, और उसमें दूसरी मीटिंग में पाकिस्तान भी शामिल होगा उसमें, जो कि उसमें काफी चीजें ऐसी डिस्कस हो जाएंगी कि अब वहां कंट्रोल किसका होगा। महमूद अब्बास के एक कल बयान में जो उन्होंने एड्रेस किया कल, तो उसमें वीडियो लिंक पर, तो उसमें उन्होंने इंदिया दे दिया कि हमास को चाहिए कि वो हथियार पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के सामने डाल दे। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बेचारी क्या है अथॉरिटी, वो दरअसल इजराइल अथॉरिटी है, तो उसके सामने हथियार डाल दें। तो अभी देखें आने वाले ये 6 दिन बहुत ही अहम है। 29 तारीख तक ये फिनिशिंग स्टेज पे आ जाएगा, और आज महसूस होता है कि वो फैसला हो जाएगा कि गजा में इसके बाद, हमास के बाद, और ये जो इस वक्त वो टैंक मजीद बढ़ते जा रहे हैं, और आज एक और बटालियन उन्होंने लगा दिया है इस जेनोसाइड और एथनिक क्लिनजिंग के लिए, ताकि पूरा मुकम्मल कब्जा हो जाए। 67 में किया, 48 में किया, और 29 से पहले बाकी भी फलस्तीन का वही हाल होगा जो उससे पहले। तो ये तो बात एक टेक अवे ये है। दूसरा टेक अवे ये है कि ईरान पर दोबारा हमला हो सकता है मेरे तजिए के मुताबिक, और उनके अल्फाज को अगर मैं बैनुस सतूर में अगर मैं उसका तजिया करूं तो डोनाल्ड ट्रंप का, थोड़ी देर में उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। और तीसरी अगर ईरान ने जेसीपीओ में दोबारा उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे, यानी अमेरिका के टर्म्स एंड कंडीशन पे, बाकी P+5 तो है ही है, उनके कंडीशन पे अगर इत्तेफाक न किया तो फिर दोबारा भी ये हो सकता है। तीसरी चीज ये है कि चाइना को दोबारा एंटेगोनाइज किया गया है वो ऑयल खरीदने के सिलसिले में, और साथ में खैर इंडिया को तो पहले से वो कर ही रहे हैं, चाइना का नाम लेके वो भी जनरल असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस पर उसका जिक्र करके। मैं समझता हूं कि चाइना बड़े सटल तरीके से, बहुत मुलायमियत के साथ वो इसका जवाब देगा जब चाइना की नुमाइंदगी होगी और जब चाइना अपनी बारी लेगा। तो ये तीसरा उसका टेक अवे ये है कि वो जो कंपटीशन है चाइना के साथ, इसके बावजूद कि टेलीफोन पर बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, इसके बावजूद कि अगले साल उन्होंने इंदिया दिया है कि वो जाएंगे, इसके बावजूद कि ट्रेड में और टैरिफ में कुछ गुंजाइश डोनाल्ड ट्रंप निकाल रहे हैं, लेकिन वो चाइना की जो कंपटीशन है नजर नहीं आता कि वो मुकम्मल खत्म हो जाएगा। तो अब जो मंजरनामा बन रहा है अब वो ये बन रहा है कि यूएन की जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है उसकी धज्जियां उड़ा दी आज, जो बाकी रही सही कसर थी। और बाकी तो एयर वाइस मार्शल साहब ने जिक्र कर ही दिया कि 6 दफा ये पीस बिल्कुल सही। या एक ब्रेक, इसके लिए ब्रेक आ गया जी, करीब हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ट्रंप के आने के बाद या उनकी जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी वो चला रहे हैं, उससे एक चीज़ वाज़ेह है कि जो रूल बेस्ड एक दुनिया चल रही थी वो अब आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों, सालों में वो चलेगी नहीं, बल्कि वो ये होगा जिसकी लाठी उसकी भैंस कहा जाता है ना, उर्दू में हम कहते हैं। तो ट्रंप भी उसी अंदाज में चलाएँगे। खुर्रम साहब, मिडल ईस्ट पे दोबारा इस पे आ जाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट आई थिंक जो उस ऑर्डर का है वो मिडल ईस्ट बनेगा। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उन्होंने बड़ी बातें की थी, लेकिन अब ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर मिडल ईस्ट में बनने जा रहा है। इसकी क्या शक्ल होगी? जी, वो अभी तक अगर ट्रंप की लाठी चल रही है, उसकी वजह यह है कि चीन ने अभी तक अपनी जो ताकत है, जो मौशी ताकत है, जो आहिस्ता आहिस्ता अभी हमने उनकी परेड में देखा कि अस्करी ताकत में तब्दील हो रही है, अभी तक उसको अपने मुल्क से बाहर प्रोजेक्ट नहीं किया, वरना ये कॉन्टेस्ट पहले से शुरू हो जाता। मिडिल ईस्ट में, जैसा मैंने पहले कहा, ये इसलिए होना है कि मिडिल, और ये जो एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और सऊदी का, आप इसके तनाज़ुर में देखें कि सऊदी अरब और जितने भी ये गल्फ़ के ममालिक हैं, उनकी जो सिक्योरिटी की पूरी डायलॉग है वो अमेरिका के साथ है। लेकिन अगर आप आज के नंबर्स उठाएं तो उनका सबसे बड़ा तेल का ख़रीदार चाइना है। और ये टेंशन जो है कि एक तरफ सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, दूसरी तरफ जो है वो बायर है, जिसकी वजह से सारा उनको रेवेन्यू आ रहा है, ये ज़्यादा देर टेंशन चल नहीं सकती। और जबकि अमेरिका अब अपनी सिक्योरिटी, अब मिडिल ईस्ट में सिवाय इसराइल के यूएस का कोई मेजर सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं है। चाइना, ईरान के ऊपर जो है वो कहते हैं, लेकिन ईरान का भी इशू असल में तो इसराइल के साथ ही है। लेकिन इसराइल को इस इलाके में एक थानेदार के तौर पर कायम रखेंगे। हाँ, और तवाना रखेंगे, जो सीरिया के भी कुछ हिस्से खा चुका होगा, फ़लस्तीन को पहले उसके कब्जा करके बैठा हुआ है, लेबनान और जॉर्डन को भी अंडर थ्रेट रखेगा। और उससे मैं याद आया कि उनकी ये ख्वाहिश आज से 25 साल पहले हिंदुस्तान के बारे में भी थी, लेकिन हिंदुस्तान उस पर पूरा नहीं उतरा, और इसीलिए हम बरहमी के असरात आज की तकरीर में भी हमने देखे हैं कि हिंदुस्तान का नाम लिया कि जी आपने रशिया से तेल खरीद रहे हैं, और फिर उन्होंने कहा जी मैंने जंग बंद करवाई है। आप देखिए ना कि और ये भी एक आयरनी है, एक संगीन मजाक है, जय मार्शल साहब ने इसके तरफ इशारा भी किया कि हिंदुस्तान पर टैरिफ लगे हैं, चाइना पर अभी तक नहीं लगे, चाइना को। तो लिहाजा ट्रंप जो हैं वो खुद भी एक बगैर किसी असूल के ताकत के ऊपर अमल पैरा हैं, और जब दूसरी तरफ भी कुछ ज़्यादा ताकतवर आएगा तो वो भी पीछे हटते हैं। ये भी हमें सबक समझ आ गई। तो लिहाजा ये जो कॉन्टेस्ट है, ये आज से कोई 100 साल पहले हम कह सकते हैं कि पहली जंग अज़ीम से पहले की दुनिया जो है वो वापस आई है। बिल्कुल दुरुस्त कहा मेरे भाई मुस्तफ़ा ने कि इट्स अ हॉब्सियन वर्ल्ड, जिसमें, या मनीकियन वर्ल्ड है, जिसमें कोई असूल नहीं है, ताकत असूल है, और जो अपनी ताकत की वजह से कुछ मुल्कों को साथ में ला पाएगा वो अपनी ताकत बढ़ा लेगा, और जो प्रोजेक्ट कर पाएगा वो अपनी ताकत बढ़ा लेगा। और इसीलिए इसमें इस सारी जो नई दुनिया एक बेअसूल की दुनिया है और ताकत की दुनिया है, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो एग्रीमेंट हुआ है वो एक इंतहाई अहमियत का हामिल है। मुस्तफ़ा साहब, जो ग्रेटर इसराइल वाला मंसूबा है और उसके साथ जो अभी करंट सिचुएशन है ग्राउंड के ऊपर, वो कब्जा कर रहा है और दूसरी तरफ से अमेरिका उसी के साथ खड़ा है, जो जा रहे हैं उसी के साथ वो खड़ा है, तो आपको इस मिडल ईस्ट की सूरत हाल क्या नज़र आती है? मलिक साहब, जो सबसे पहला अभी जो चैलेंज इमीडिएटली हमें नज़र आ रहा है, जिस तरह अभी एम्बेसडर साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया, वो है एनेक्सेशन ऑफ गाजा। ये इमिनेंट है। उन्होंने वहाँ से पूरी जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन है गजा से, उन्होंने वो एक्सपेल करनी है। अब एक्सपेल करके उन्हें, आपने उस एरिया को भी एनेक्स करना है, तो उन्होंने जाना कहाँ है? उन्होंने इर्द गिर्द की, और वो अपनी जगह, अपना मुल्क छोड़ने पे तैयार नहीं है, इसीलिए तो वो इतनी ज़्यादा जानों की अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। तो ये एनेक्सेशन जब उन्होंने करनी है, तो जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन सारों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अभी गोलान हाइट्स की उसने एनेक्सेशन की, वो अगर मजीद टेरिटरी एनेक्स कर रहा है, पैलेस्टीनियन टेरिटरी एनेक्स कर रहा है, तो वे विल इट स्टॉप? और जो उसको रोकने के मैकेनिज्म्स थे वो तो ऑलरेडी फेल हो गए। और एक हिस्टोरिकल और एक रिलीजियस कन्विक्शन है इजराइलीज में, वो एक ग्रेटर इजराइल की, ये उनकी रिलीजियस कन्विक्शन है। उसके मैप्स हैं बाकायदा ड्रॉ किए हुए हैं जी, जिस तरह अखंड भारत है। तो उस सूरत हाल में अपने दिफा का क्या बंदोबस्त कर सकते हैं? उसके लिए तो आपको फिर ये ज़रूरी है कि जो जिस तरह की अरेंजमेंट की गई, और फिर बाकी ममालिक को भी उसमें शरीक होना चाहिए। मेरे अपने ख्याल में इट माइट बी बिगिनिंग, और शायद ना भी एक बिगिनिंग हो,
लेकिन इसी तरह वो छोटी अरब रियासतें शायद इस पोजीशन में नहीं है कि आए और साथ। लेकिन यूरोपियन यूनियन की जो इब्तदा थी बैक इन 1967, वो एक कोल माइनिंग एग्रीमेंट था जो चंद ममालिक के दरमियान हुआ था, जर्मनी, फ्रांस और एक दो और ममालिक। तो उस कोल माइनिंग से बढ़ते 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 वो एक इतना बड़ा यूरोपियन यूनियन बन गया, एक इकोनॉमिक ब्लॉक बन गया। तो परहैप्स इट्स अ बिगिनिंग। जो बाकी आपके सारे जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस थे, फॉर एग्जांपल OIC, वो दुनिया के तो आप छोड़ें, जो हमने खुद रीजनली इस्टेब्लिश किए हुए थे, जिस तरह GCC था, अब GCC भी कहता है गल्फ का जो आपस में उनका एग्रीमेंट है गल्फ कंट्रीज का, कतर के हमले के बाद सब हैरान थे कि क्या करें। OIC एक टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन। आइडली सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ आपको टर्की और चाइना का इन फ्यूचर देखना चाहिए। ये कोई बिगिनिंग हो टू मेक इट मीनिंगफुल, टू मेक इट मीनिंगफुल। और वो उस बिगिनिंग में हम जहां पर अपनी इस सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कंट्रीज माइट कम टुगेदर, वहां पर जो सेंट्रल चीज है मलिक साहब, वो यही है कि हमने अपनी पॉपुलेशंस को इल्म, तहकीक और साइंस की तरफ लगाना है। सेंट्रल चीज ये है। अब आपके पास वो टाइम वेस्ट करने का नहीं है। आपके पास अगर वसाइल हैं जिन ममालिक के पास, उनको उसकी तरफ लगाने पड़ेंगे, और जिनके पास नहीं है उनको शद्दो-मद से अपने मामलात दुरुस्त करके उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। कुछ तो करें अपने और अपनी इंटरनल फॉल्ट लाइंस को भी इन तमाम ममालिक को। एयर मार्शल साहब, ये इन्होंने जिस तरफ निशानदेही की है, आपको ईरान के ऊपर जो इसराइल का हमला था उसमें भी देखें कि इंपॉर्टेंट फैक्टर न्यूक्लियर था, और ट्रंप ने आज अपनी स्पीच के अंदर भी उसको दोबारा दोहराया। हाउ इम्पॉर्टेंट ये फैक्टर जो है न्यूक्लियर वाला, ये आइंदा आने वाले सालों में बनने वाला है, क्योंकि जो हमारी सऊदी अरब के साथ पैक्ट है उसकी तफसीलात में मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा नाजुक का मामला है, कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं मैं चाहता प्रोग्राम से ऑन एयर जाए। लेकिन मिडल ईस्ट की सूरत हाल में पाकिस्तान सऊदी अरब का इत्तेहाद, ये माहिदा कितना रोल प्ले करेगा? देखिए मलिक साहब, बिल्कुल इन्होंने सही फरमाया कि हर दौर में पार प्रोजेक्शन के या पार के थ्रू सिक्योरिटी की अश्योरेंस के कुछ वेपन्स होते हैं, और आज के दौर की रियलिटी जो है वो न्यूक्लियर है, वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें ख़ास तौर पे साइबर स्पेस है, और फिर वो वेपन सिस्टम्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं जो इसको कैरी करेंगे, जिसमें हमारे तनाजुर में हम मिसाइल टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। तो ये ही अब ज़मानत है आपकी उस दुनिया में जिसको आज बीइंग ए सोल सुपर पावर अमेरिका जो है, वो जिसका विजन भी आपने देखा कि उन्होंने UN के फ्लोर पे खड़े होकर कह रहे हैं कि UN को वो चैलेंज कर रहे हैं। उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस को जो है डिसेबल करने में या मार्जिनलाइज करने में सबसे ज़्यादा रोल किसका है? अमेरिका का है। सबसे ज़्यादा वीटो, देखें जितनी भी सिक्योरिटी काउंसिल में करारदादें पेश होती हैं वो दुनिया में कहीं ना कहीं किसी मजलूम की मदद के लिए ही होती। सबसे ज़्यादा वीटो किसने इस्तेमाल किया? लेकिन मास्टर साहब, जो मल्टीलैटरलिज्म है अभी भी किया, मल्टीलैटरलिज्म जो है वो अब डेड है, वो उसकी एग्जिस्टेंस ट्रंप की ये रिसेंट स्पीचेस के बाद उसकी एग्जिस्टेंस बाकी नहीं रही। लेकिन देखें अभी भी बहरहाल एक चीज़ जो मेरे ख्याल में अलार्मिंग है या कंसर्न है, आल्दो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक रिसीडिंग सुपर पावर है, लेकिन अभी भी दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, बतदरीज जा रही है। कितना टाइम लगता है इसका कोई तायुन नहीं कर सकता। तो इसलिए वो उस रिसीडिंग पावर्स के साथ भी, या उनकी जो रेजिडुअल पावर रह भी जाएगी उसके साथ भी, वो आखिरी अगर उन्होंने दिफा करना हुआ तो वो इजराइल का करेंगे। अच्छा, आप ये देखिए ना, अरबों से तेल के ज़रिए और ये जो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट की तजारत से जो पैसे आते थे, उसमें से पिछले 50 सालों में तकरीबन 220 या 225 बिलियन डॉलर की इमदाद दी गई है इजराइल को। तो ये अरबों का पैसा जो है ना वो रिसाइकल होके इजराइल को उनके खिलाफ जो है प्रमोट करता रहा है।